हेलो एवरीवन, आज हम लोग साइंस नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, विकास, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम लोग इस काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विकास इस शब्द का मतलब जानने की कोशिश करेंगे और इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। डेवलपमेंट, विकास, ये शब्द है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसके मायने क्या है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी चुनावी राजनीति का समय आ रहा है और अगले 6 महीने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यह शब्द होगा विकास, डेवलपमेंट। कुछ लोग कहेंगे हमने डेवलपमेंट किया, कुछ कहेंगे डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। तो आखिर ऐसा ये कौन सा शब्द, ऐसा शब्द, इसकी क्या मीनिंग है कि ये कंट्रोवर्सी है। कोई कह रहा है कि हमने डेवलपमेंट किया और कोई कह रहा है नहीं, डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आखिर हम कैसे जानेंगे, कैसे परखेंगे, कैसे कंक्लूड, डिसाइड करेंगे कि ये डेवलपमेंट हुआ या नहीं। तो सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं विकास है क्या, यही से शुरुआत करते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, एक सर्वे करते हैं, 4, 5, 6 लोगों से जाकर पूछते हैं, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोगों से जाकर जानने की कोशिश करते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके लिए विकास का मतलब क्या है, विकास के मायने क्या है। शुरुआत करते हैं हम लोग किसानों से, चलते हैं और किसी एक किसान से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से ये विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। किसान कहता है कि हमारे लिए फसल का लागत मूल्य घट जाए। लागत मूल्य काफी बढ़ चुका है, मजदूरी बढ़ चुकी है, खाद की कीमत, पानी हमें मुश्किल से मिल पाता है और काफी महंगा पड़ता है। डीजल से जब हम पटवन करते हैं, हमें बिजली सस्ती मिल जाए, खेतों में बिजली की उपलब्धता हो ताकि पटवन सस्ता हो जाए, मजदूरों की उपलब्धता हो जब भी हमें जरूरत हो, खाद सब्सिडी के रेट पर मिले, कम कीमत पर मिले, और हमारा जो फसल तैयार होता है उसके लिए बाजार उपलब्ध हो, हमें अपने उपजाए हुए फसल की उचित कीमत मिले, तो हम समझेंगे कि विकास हुआ है। यानी किसान के लिए विकास का मतलब ये हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे, एक मजदूर से पूछते हैं उनके लिए विकास का मतलब क्या है, वे विकास को किस रूप में देखते हैं। मजदूर कहता है हमें साल के 365 दिन काम मिले, काम के बदले उचित दाम मिले, सिक्योरिटी हो, इज्जत प्रतिष्ठा हो, और काम हमें घर पर ही मिल जाए, घर के आसपास ही मिल जाए, हमें पलायन नहीं करना पड़े, तो हम समझेंगे कि विकास हो रहा है। चलिए अब तीसरा सैंपल लेते हैं। एक बेरोजगार नवयुवक से पूछते हैं उनके लिए विकास का क्या मतलब है, और वो नवयुवक बताता है कि हमें नौकरी मिल जाए, हमने पढ़ाई की है, हमें जॉब मिल जाए या फिर हमें काम मिल जाए। अगर हम अपना काम करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्याप्त माहौल मिल जाए, पर्याप्त व्यवस्था हो, नौकरी की उपलब्धता हो, उचित सैलरी हो, और हमें हमारे घर के आसपास ही जॉब मिल जाए ताकि हम अपने माँ बाप के साथ जिंदगी गुजार सकें। ये सब कुछ जिस दिन होने लगेगा हम समझेंगे कि विकास हुआ है, विकास हो रहा है। एक व्यापारी से मिलते हैं, पूछते हैं विकास का मतलब उनके लिए क्या है। व्यापारी बताता है इजी ट्रांसपोर्टेशन हो, टैक्सेशन की व्यवस्था सुलभ हो, सरल हो, हमें परेशान न किया जाए, सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, ये सारी चीजें होती हैं तो हम समझेंगे कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए एक गृहिणी महिला से पूछते हैं जो घर का काम संभालती हैं, जिसे हम लोग हाउसवाइफ कहते हैं।
वो कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम हो जाए, फल के दाम, सब्जियों के दाम, राशन के सामान के दाम घट जाएं, गैस सिलेंडर के दाम कम जाएं, और हम एक महिला हैं, हमें सुरक्षा मिले, जब हम घर से बाहर निकलें हम सुरक्षित हों, हमारे बाल बच्चे जब घर से बाहर निकलें तो हमें कोई किसी प्रकार का कोई तनाव न हो, समझेंगे विकास हो रहा है, विकास हुआ है। आप देख क्या रहे हैं? एक ही शब्द है विकास, डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के लिए इस शब्द के मायने अलग अलग है, और कहीं कहीं तो एक दूसरे के विरुद्ध है। एक किसान चाहता है मजदूरी सस्ती हो, एक मजदूर चाहता है कि मजदूरी बढ़े। एक किसान चाहता है हमारे फल के कीमत, हमारे सब्जियों की कीमत, हमारे द्वारा उपजाए हुए अनाज की कीमत अधिक से अधिक हमें मिले। दूसरी ओर एक मध्यम वर्ग की गृहिणी चाहती है इन सारी चीजों की कीमत कम हो जाए ताकि हमारे घर का खर्च घट जाए। एक दूसरे के विरुद्ध है, इसके मीनिंग है एक दूसरे के विरुद्ध जा रहे हैं कई जगहों। तो निश्चित रूप से हम कहीं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। कैसे निकालेंगे? किसकी बात मानेंगे? किसान की बात मानेंगे, एक मजदूर की बात मानेंगे, एक हाउसवाइफ की बात मानेंगे, एक व्यापारी की बात मानेंगे, एक नौजवान की बात मानेंगे? कई जगहों पर तो आपस में द्वंद्व है। तो बड़ी ही अजीब सी बात है, जिस शब्द का डेफिनेशन ही इतना कंट्रोवर्शियल है, जिस वर्ड का मीनिंग ही स्पष्ट नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कभी कभी कि ये देश विकसित है, ये देश कम विकसित है, अविकसित है, विकासशील है? ऐसा क्यों कहा जाता है? अरे भाई, पहले तो शब्द का अर्थ क्लियर कर लो, अर्थ क्लियर हो जाए तब तो कंपैरिजन होगा। यहां तो मीनिंग ही क्लियर नहीं है, तो फिर ये कंपैरिजन कैसा? ये बड़ी ही अजीब सी बात है। कंपैरिजन कैसे करते हैं लोग? विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश, ऐसा कंपैरिजन किस आधार पर फिर हो रहा है? तो अभी तक दुनिया में जो विकास का एक पैमाना तय किया गया है, जो एक आधार तैयार किया गया है, वो एक पॉइंट लिया गया है, प्रति व्यक्ति औसत आय, जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा देश किस लेवल पर है डेवलपमेंट के हिसाब से। ये पर कैपिटा इनकम क्या है? प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है? किसी एक देश के सारे नागरिकों के द्वारा सालाना जो उनकी कमाई होती है, हर व्यक्ति, उस देश का हर व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाई करता है, उस सबों को जोड़ दिया गया और उस देश की जनसंख्या से उसे डिवाइड कर दिया गया। इसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इनकम, एनुअल इनकम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री divided by its population. The sum of the annual income of all the people of a country divided by its population. औसत इनकम निकल गया एक नागरिक का, उसे ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और पर कैपिटा इनकम के आधार पर एक लेवल तैयार कर दिया गया, उसके हिसाब से देशों को बांटा जाता है। और हम एक देश के अंदर राज्यों का भी बंटवारा इसी के हिसाब से होता है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से।
फिलहाल जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से, या आपके टेक्स्ट बुक में जिन आंकड़ों का जिक्र किया गया है उसके हिसाब से, वैसा देश जहां का पर कैपिटा इनकम 9 लाख रुपया से अधिक हो, इसे डॉलर में बताया जाता है, हम इसे कन्वर्ट करके बता रहे हैं, रुपया में थोड़ा सा वेरिएशन भी आ सकता है क्योंकि ये कन्वर्जन रेट थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है। एक करीब करीब वैसा देश जहां की पर कैपिटा इनकम 9 लाख रुपया से अधिक हो उसे विकसित देश माना जाएगा, और जहां का 75,000 रुपया से कम हो वो अविकसित देश माना जाएगा। 9 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब क्या हो गया? उस देश के सभी लोगों का इनकम जोड़ दिया गया, उस देश की आबादी से उसे डिवाइड किया गया, तो एवरेज इनकम आया 9 लाख रुपया सालाना, वो या उससे अधिक, वो विकसित देश है। 75,000 से कम आया तो वो अविकसित है, और हमारा देश भारत, यहाँ का पर कैपिटा इनकम जो आपके बुक में जो आंकड़े दिए हुए हैं ये शायद 2017 के हैं, तो उस हिसाब से 1,36,000 है, यानी कि हम लोग अविकसित देश से थोड़ा ऊपर है। 75,000 से नीचे वाले अविकसित हैं, उससे हम थोड़ा सा ऊपर हैं, 1,36,000 सालाना इनकम, औसत सालाना इनकम, पर कैपिटा इनकम हमारे देश की है। अब यहां पर एक सवाल उठता है, सवाल यह उठ रहा है कि ये जो एक पैमाना तैयार किया गया है पर कैपिटा इनकम के रूप में कंपेयर करने का, इन देशों के डेवलपमेंट को मापने का, आपको क्या लगता है? क्या ये उचित है या इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप टीचर हैं, आप किसी क्लास के क्लास टीचर हैं, और किसी ने पूछ दिया इस क्लास के किसी एक अच्छे स्टूडेंट को बुलाइए। किसी एक अच्छे स्टूडेंट को बुलाइए, और नॉर्मली आप क्या करते हैं? उस क्लास के रोल वन अगर प्रेजेंट नहीं है तो रोल 2 को बुलाते हैं। आपने सिलेक्शन का जो आधार तय किया वो क्या किया? रिजल्ट, एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट, जिसके आधार पर उसका रोल फिक्स किया गया है, और वो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आपके क्लास का, चाहे वो बॉय हो या गर्ल। आपसे कहा गया सबसे अच्छा स्टूडेंट। अब ऐसा किसने आपको कह दिया कि अच्छा का मतलब वही स्टूडेंट होता है जो एग्जामिनेशन में बढ़िया रिजल्ट लाए? क्या आपको लगता है उचित? रोल 1 स्टूडेंट जिसे आपने सबसे अच्छा माना, आप जब उसके बारे में जानकारी और भी हासिल करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, पढ़ने में तो वो है रियल में अच्छा, बट इज नॉट प्रैक्टिकल। क्लास में बच्चों से उसकी बनती नहीं है, वह प्राउडी है, दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करता है, उसे घमंड है अपने रिजल्ट का, अपने परफॉर्मेंस का, अपने नॉलेज का, अपने इंटेलिजेंस का। और भी थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पता चलता है कि घर पर भी वह लोगों का प्यारा नहीं है, माँ बाप की बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसमें घमंड है कि हम पढ़ने में अच्छे हैं, रोल 1 है। अपने पड़ोसियों के साथ भी वह मिलता जुलता नहीं है किसी के साथ, या फिर वो डिसिप्लिन्ड भी नहीं है, किसी के साथ सलाम नमस्ते भी नहीं करता है। हम कैसे कह सकते हैं कि वह क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है? हमने तो केवल एक आधार देखा, रिजल्ट, जबकि उसी क्लास का रोल 10 है जो पढ़ने में एवरेज या थोड़ा सा एवरेज से ज्यादा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है, ओबीडिएंट है, सभी बच्चों के
साथ मिलजुल कर रहता है, वो कोऑपरेटिव, उसमें लाइफ स्किल्स है। वो घर पर भी अपने पेरेंट्स के साथ कामों में हाथ बटाता है, वह अपने पड़ोसियों का भी प्यारा है। अब आप बताइए उस क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है? लेकिन नॉर्मली हम तो करते वही हैं, रोल 1 को बुला लो, सबसे अच्छा स्टूडेंट होगा। यही बात होती है जब हम डेवलपमेंट को मापते हैं, उसे मेजर करते हैं। हम पर कैपिटा इनकम को ले लेते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए जाएंगे जहां के आपको लगेगा कि पर कैपिटा इनकम एनफ नहीं है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल आपको दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। ए एंड बी, ये दो कंट्री है, दो देश है। अब ए में देखिए 3 लोगों को हम लेते हैं, पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है और ये तीसरा व्यक्ति। पहले व्यक्ति की आमदनी है 10,000 रुपये, पहले व्यक्ति की आमदनी है 10,000 रुपये, दूसरे की आमदनी है 14,000 और तीसरे की आमदनी है 12,000। और कैपिटा इनकम कितना होगा? 10,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 कितना होता है? 36,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12,000 पर कैपिटा इनकम। इसे ही कहते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति औसत पर कैपिटा। एक दूसरा देश है, यहां भी 3 लोगों का हम सैंपल लेते हैं। एक की आमदनी है 10,000, दूसरे की आमदनी है 1,90,000 और तीसरे की आमदनी है 1,00,000। गौर करके देखिए, 10,000 1,90,000 दोनों को मिलाते हैं 2 लाख हो जाता है, और ये 1 लाख यानी 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 यानी पर कैपिटा इनकम कितना हो गया? 1,000 रुपया, सॉरी 1 लाख। एक कंट्री है ए जहां का पर कैपिटा इनकम है 12,000 रुपया, दूसरा कंट्री है बी जहां का पर कैपिटा इनकम है 1,00,000 रुपया। आपसे आप पूछेगा कि बताओ कौन सा देश अच्छा है, डेवलप्ड? ऑब्वियसली आप कहेंगे बी, पर कैपिटा इनकम 1,00,000 रुपया है, औसत वार्षिक आय 1,00,000 रुपया है। लेकिन अब आपको कहेगा आप पर्सन नंबर 1 हैं, आप प्रथम व्यक्ति हैं कंट्री ए के, और आप वही प्रथम व्यक्ति हैं कंट्री बी के। किस देश में रहना आप पसंद करेंगे? कंट्री नंबर ए या कंट्री बी में? कंट्री ए जहां आपकी आमदनी है 10,000 रुपया और बाकी लोगों की आमदनी कितनी है? करीब करीब उतनी ही है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, किसी का 14,000, किसी का 12,000। हो सकता है 1-2 ऐसे भी हो जिसकी आमदनी आपसे भी कम 8,000 भी हो। लेकिन कंट्री नंबर बी, आपकी आमदनी तो 10,000 ही है, लेकिन आपका पड़ोसी है उसकी आमदनी करीब करीब 2 लाख रुपया है। फिर एक तीसरा व्यक्ति है जिसकी आमदनी 1,00,000 रुपया है। आपकी क्या हालत होगी वहां पर? आमदनी तो दोनों में आपकी बराबर ही है। आप किस देश में रहना पसंद करेंगे? आप ऑब्वियसली बी में रहना पसंद नहीं करेंगे, आप ए में रहना पसंद करेंगे।
लेकिन पर कैपिटा इनकम तो बी की अधिक है। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम दोषपूर्ण है। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है डेवलपमेंट को मापने का। ये अमीरी गरीबी के बीच की खाई को नहीं बता पाता है, एक एवरेज बता रहा है। किसी क्लास में 5 बच्चों ने ले आया 90 से अधिक मार्क्स, लेकिन बाकी के 5 बच्चे फेल कर गए। हालांकि एवरेज मार्क्स अच्छा खासा आएगा, क्योंकि 5 बच्चे 90 क्रॉस किए। जबकि दूसरा क्लास है जिसमें 10 में से 9 बच्चे हैं जो एवरेज लाए हैं, 50-60 के बीच लाए हैं, और एक ही बच्चा फेल किया है। हम किस क्लास को बेहतर मानेंगे? आपके हिसाब से तो क्लास 2 बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 9 बच्चे फेल नहीं किए। भले ही उन्होंने 90 क्रॉस नहीं किया है, लेकिन 9 बच्चे फेल नहीं किए। तो फर्स्ट सिचुएशन में तो 5 बच्चे फेल कर गए हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चर्चाएं बताती हैं कि जब हम डेवलपमेंट को मेजर करेंगे, जब डेवलपमेंट को हम मापेंगे, तो हमको केवल एक आधार लेकर नहीं चलना है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही देख लिया है कि डेवलपमेंट के कई आयाम हैं, उसका डेफिनेशन ही है, उसके मायने ही सबों के लिए अलग अलग है। तो हम एक ऐसा स्केल तैयार करें जिसमें हर प्रकार के मायनों को रखा गया है, सभी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। सिर्फ आमदनी ही सब कुछ तो नहीं है। एक दलित वर्ग का परिवार है, उसके लिए आमदनी से ज्यादा मायने रखता है समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, और लोगों की तरफ उसे भी इज्जत मिले, उसे भी बैठने के लिए कुर्सी मिले, जगह मिले। ये उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने जो स्केल बनाया है इन चीजों का उसमें ध्यान नहीं रखा, तो फिर ये कैसा स्केल है? ये दोषपूर्ण स्केल है। कुछ और भी इससे संबंधित चर्चा करेंगे हम लोग, और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट को मेजर करने का तरीका रहा है और अभी भी चल रहा है, वो कितना दोषपूर्ण है, सही है या नहीं है। इसे साफ कर लें। अब देखिए, हमारे देश के अंदर भी राज्यों के बीच कंपैरिजन होता है पर कैपिटा इनकम के आधार पर। हम लोग तो बिहार से हैं, हम लोग तो पहले ही मान लेते हैं कि रेस में हम नहीं हैं, सबसे पीछे हैं। पीछे से गिनती हो तो भले हम फर्स्ट करेंगे, बहुत चीजों की सेकंड करेंगे। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें हम लोग विकसित राज्य मानते हैं। कई राज्य ऐसे हैं कि ये विकसित राज्य हैं। चर्चाओं में ऐसा होता है, अखबारों में ऐसा छपता है, मैगजीन्स में ऐसे रिपोर्ट्स आते रहते हैं। उसकी असलियत को जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम 3 स्टेट को लेते हैं, हिंदुस्तान के 3 राज्य के बीच कंपैरिजन करते हैं कि हमारे जहन में जो बात है, अखबार के माध्यम से जो पढ़ करके आती है, या मैगजीन्स में जो हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, उसके हिसाब से डेवलप्ड स्टेट कौन है और उस स्टेट के अंदर की रियलिटी क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हम 3 स्टेट लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं हरियाणा, दूसरा लेते हैं केरला, और तीसरा ले लेते हैं बिहार। 3 स्टेट ले लिया, और इन तीनों के बीच कंपैरिजन हम लोग करेंगे। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम को देखते हैं। इनका पर कैपिटा इनकम क्या है, हरियाणा का, केरला का और बिहार। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 1,62,000 है। 1,62,034।
रुपया पर कैपिटा इनकम, यानी कि वार्षिक औसत आय। हरियाणा, केरला का देखते हैं 1,40,190, 1,40,190 केरला, और बिहार का 31,454। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम कंपैरिजन करते हैं, बिहार तो बेचारा काफी पीछे है, यहाँ काफी गरीबी है, लेकिन अब जरा करते हैं हरियाणा और केरला के बीच में, तो ऑब्वियसली हरियाणा का पर कैपिटा इनकम अधिक है और हम कहेंगे कि हरियाणा काफी विकसित राज्य है हिंदुस्तान का। चलिए, इस हिसाब से तो हमने हरियाणा को लीड दे दिया। क्या ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट के लिए और जो जरूरी कुछ फैक्टर्स हैं, या डेवलपमेंट की परिभाषा में जो बातें आई हैं, और भी कुछ पहलू हैं, उस पर भी जरा ध्यान देकर देखते हैं कि क्या उसमें भी हरियाणा ही आगे है। आगे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, किस राज्य में जन्म लेते ही कितने बच्चे मर जाते हैं 1000 में से, यह आंकड़ा निकाला गया, इसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अब ये देखिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हरियाणा में 33 है, इसका मतलब हुआ कि 33 बच्चे, 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं हरियाणा में, तो उसमें से 33 बच्चे उसी वक्त मर जाते हैं। केरला, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 10, एंड बिहार इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज 38। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या दिखा रहा है कि आपके राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी अच्छी हैं, वहां लोगों को नरिशमेंट ठीक से मिल रहा है कि नहीं, खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सरकारी स्तर पर क्या व्यवस्था है, या सरकारी स्तर पर व्यवस्था नहीं भी है, तो वहां के लोगों की इतनी आमदनी पर्याप्त है जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य को सुधार सके, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं जरूर ये मायने रखती हैं। अब यहां पर देखिए, हरियाणा है, हरियाणा में 1000 में से 33 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, और यह आंकड़ा बिहार के करीब करीब है। एक ऐसा स्टेट जहां का आप देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कितना कम है, और हरियाणा का चाइल्ड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट करीब करीब बिहार में करीब है, यानी कि इनकम तो है लोगों को, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। दूसरी ओर केरला, जो इनकम में हरियाणा से थोड़ा सा ही कम है, पर कैपिटा इनकम हरियाणा से थोड़ा सा ही कम है, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी है, 1000 में से केवल 10 बच्चा जन्म लेते ही मरता है, यानी 100 में केवल 1। 99% बच्चे की डिलीवरी सक्सेसफुल होती है। यहां पर तो लीड केरला ले रहा है, और हम कंपैरिजन करने चले हैं तीनों के बीच में। फाइनली यू हैव टू कंक्लूड दैट व्हिच स्टेट इज डेवलप्ड, व्हिच अमंग द थ्री, आपको डिसाइड करना है। देखते हैं कुछ और भी पहलू लेते हैं, लिटरेसी पर आ जाते हैं। साक्षरता, लिटरेसी, ये भी जरूरी है, काफी जरूरी है। लिटरेसी की बात करते हैं, हरियाणा की लिटरेसी 82%, केरला की लिटरेसी आप जानते होंगे 94%, और बिहार का लिटरेसी रेट 62%। बिहार तो पीछे है ही, लेकिन सबसे ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा पर कैपिटल इनकम वाला स्टेट यहां भी केरला से पिछड़ेगा।
उसकी लिटरेसी रेट 82% है। इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधा के मामले में हरियाणा केरला से पीछे हो ही गया था, काफी पीछे हुआ था। और यहां पर अब हम देख रहे हैं लिटरेसी यानी कि शिक्षा व्यवस्था में भी वो केरला से पिछड़ गया। अभी तक हम लोग 3 आधार लिए हैं, एक में लीड हरियाणा ने लिया जबकि बाकी 2 में केरला ने लिया। पर कैपिटा इनकम कितना मायने रखता है, पर कैपिटा इनकम के आधार पर अगर हम बिल्कुल ही क्लासिफिकेशन करें, उसके हिसाब से हम कैटेगराइजेशन करें तो वो कितना उचित होगा ये देख रहे हैं हम लोग, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और अब है नेट अटेंडेंस रेशियो एट सेकेंडरी लेवल। ये भी एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण आधार होता है, नेट अटेंडेंस रेट एट सेकेंडरी लेवल। ये क्या होता है आप देखते होंगे अपने गांव समाज में भी कि क्लास 8 तक जितने बच्चे पढ़े उसमें से सारे के सारे बच्चे 9-10 की पढ़ाई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, 8वां तक पढ़कर छोड़ देते हैं। यानी मिडिल स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वे हाई स्कूल जाते ही नहीं है। वजह बहुत सारी हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक समस्या। माँ बाप उसे काम में लगा देते होंगे, 14 साल के पहले लगा नहीं सकते हैं काम पर क्योंकि ये कानूनन अपराध होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो 14 साल का हो गया और 8वीं क्लास की पढ़ाई उसने कर ली, घर में समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्या होती है और मजबूरन उस बच्चे को काम पर लगना पड़ता है, कमाना पड़ता है। यानी कि सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई उसने की ही नहीं। ये एक आंकड़ा काफी महत्व रखता है कि कितने प्रतिशत बच्चे 8वां से 9वां में जाते हैं और कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं क्लास 8 के बाद। तो हरियाणा का ये नेट अटेंडेंस रेशियो 61 है आपके टेक्स्ट बुक में जो आंकड़े हैं 61 का मतलब है कि हरियाणा में 100 बच्चे अगर 8वां पास करते हैं तो उसमें 61 बच्चे 9 में एडमिशन लेते हैं, यानी वे मैट्रिक भी करते हैं। बाकी यहां कितना हो गया 39 स्टूडेंट्स जो होते हैं वे 8वें के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं। केरला में ये रेशियो 83 है। केरला में 100 बच्चे अगर 8वां पास करते हैं तो उसमें से 83 बच्चे 9-10 भी करते हैं, यानी बोर्ड भी जाते हैं, और केवल 17 बच्चे हैं 100 में से जो 8वां के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं। और बिहार में ये रेशियो 43 है, यानी कि बिहार के बारे में बिहार के 43 बच्चे ही 8वां से 9वां में जाते हैं, बाकी यहां पर 57 बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। चलिए, बिहार को देश में काफी पिछड़ गया है, शुरू से ही पिछड़ा हुआ है, लगातार हम लोग पर कैपिटा इनकम से लेकर किसी भी चीज में इसमें लीड नहीं बनाई है हम लोगों ने। लेकिन बाकी के जो 2 स्टेट्स हैं जिनके बीच हमें चर्चा करनी है, जिसके बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वहां अगर देखा जाए यहां तो बाजी मार रहा है केरला। पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम रहने के बावजूद भी और भी जीवन के लिए जो जरूरी फैक्टर्स हैं, जो होना चाहिए, जो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ हो, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे टोले मोहल्ले में हो, वो सुविधाएं तो केरला में अधिक है। लेकिन अगर किसी पत्रिका में यह रिपोर्ट छपती है तो वहां पर कैपिटा इनकम को अगर आधार केवल बनाया जाए तो हरियाणा को केरला से ऊपर रखा गया होगा वहां पर। तो यहां पर यह चीज स्पष्ट है, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि डेवलपमेंट को मेजर करने का, डेवलपमेंट को मापने का आधार केवल पर कैपिटा इनकम नहीं हो सकता है। अगर आपको डेवलपमेंट को मापना है तो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम हैं, सबों को एक साथ लेकर एक स्केल बनाइए और उस स्केल पर परखिए कौन सा देश कहां है, कौन सा राज्य कहां है। इसमें 1-2 काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उस राज्य में पर कैपिटा इनकम को भी लीजिए, इसके साथ ही साथ वहां स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, वहां शिक्षा की क्या व्यवस्था है, लिटरेसी,
ये दोनों ही लिटरेसी से जुड़े हुए हैं। और ये तो फैक्टर एक तरह से सिर्फ लिटरेसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये उसके सीधे तौर पर उस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, उस राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको बता रहा है सीधे तौर पर। यहां तक 8वां तक तो मध्याह्न भोजन वगैरह सब कुछ वो मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जा रहे हैं, सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, और राइट टू एजुकेशन के हिसाब से उन बच्चों को सारी चीजें मुफ्त मिल रही है, तो इसलिए वे जा रहे हैं। तो ये भी पता है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको इंक्लूड करना चाहिए जब आप कैटेगराइजेशन करते हैं। तो जैसे वहाँ सामाजिक सुरक्षा कैसी है, कहीं वहाँ पर गरीबों के साथ अन्याय तो नहीं होता है, कहीं छुआछूत और भेदभाव वाली स्थिति अभी भी तो नहीं है, क्योंकि अब तो ये सब समाज से लगभग खत्म हो चुकी है। एक काफी महत्वपूर्ण इशू है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली। आपके गांव समाज में भी हर जगह होगी, हम लोग जाते हैं राशन लाने के लिए, अनाज लाने के लिए, जन वितरण प्रणाली की दुकान होती है। इसकी व्यवस्था अगर किसी राज्य में अच्छी है तो वहां भी लोगों को फूड सिक्योरिटी मिलता है, ये भी एक अच्छी बात है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश में एक स्टेट है तमिलनाडु, और तमिलनाडु को हम लोग एक अच्छे डेवलप्ड स्टेट के रूप में जानते हैं दक्षिण भारत के, और उस तमिलनाडु में वहां की 90% पॉपुलेशन पीडीएस का लाभ लेती है, यानी कि जन वितरण प्रणाली से सामान उठाती है। 90% पॉपुलेशन, आप समझ सकते हैं इसका मतलब अच्छे खासे इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग भी जाते हैं जन वितरण प्रणाली की दुकान से सामान लेकर आते हैं। फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा ही तगड़ा माध्यम होता है पीडीएस की दुकान। अभी देखिए ये जो बीमारी फैली हुई है कोरोना को लेकर के, जो पूरी एक त्रासद स्थिति पूरे देश में है, पूरे विश्व में, उसमें हमारे देश में अनाज लोगों को नवंबर तक का फ्री में जो मुफ्त कराया जा रहा है वो पीडीएस के थ्रू। अगर पीडीएस सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा, पीडीएस सिस्टम सही नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट अगर अनाज दे भी रही है तो सबके पास पहुंचेगा नहीं, और वहां पर फूड सिक्योरिटी का जो एक मिशन है, फूड सिक्योरिटी का जो एक पर्पस होता है गवर्नमेंट का, वो स्पष्ट रूप से फेल करेगा और लोग भूख से मर सकते हैं। तमिलनाडु जैसा विकसित राज्य भी पीडीएस का यूज करता है, यानी वहां पीडीएस सिस्टम अच्छा है। जबकि दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारा पड़ोसी वेस्ट बंगाल एक स्टेट है। इस स्टेट में जहां की काफी चेंजेस लाने की कोशिश की गई है आफ्टर फ्रीडम मूवमेंट, आफ्टर फ्रीडम, आजादी के बाद काफी बदलाव लाने की कोशिश हुई, खासकर सामाजिक स्तर पर उस राज्य में। और उस राज्य की असलियत अगर आप जानेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि केवल 35% लोग ही पीडीएस का लाभ ले पाते हैं उस स्टेट में। यानी कि वहां की जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण है, इतनी खराब है, परहैप्स करप्शन होगा या जो भी रीजन रहा हो, लेकिन वहां जन वितरण प्रणाली से केवल 35% लोग ही लाभान्वित होते हैं। तो जब हम राज्यों के बीच कंपैरिजन करते हैं, उनका कैटेगराइजेशन करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण इशू होना चाहिए, ये भी एक आधार होना चाहिए कि किस राज्य में कितने प्रतिशत लोग जन वितरण प्रणाली से लाभ लेते हैं। तो इतनी चर्चाओं के बाद एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर कंपैरिजन और पर कैपिटा इनकम के आधार पर कंक्लूजन अगर हम निकालते हैं कि कौन सा राज्य या कौन सा देश ज्यादा विकसित है, कौन कम विकसित है, तो ये बहुत अच्छा वर्गीकरण नहीं होगा, बहुत एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो क्या किया जाए, अब इस पर चर्चा करते हैं। आजकल एक नया सिस्टम आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक नहीं, ये इसमें पैसे को आधार नहीं, इसमें इनकम को आधार नहीं बनाया गया। इसमें देखा गया है कि आदमी, इंसान को जिन चीजों की जरूरत है
वो चीजें उस देश में कितनी अच्छी हैं, से उपलब्ध है, कितनी सुलभ है। मानव विकास सूचकांक, और यहां पर कैपिटा इनकम मायने बहुत ज्यादा नहीं रखता है, चलिए वो भी एक है। जैसे ठीक है, कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, वो 98 मार्क्स लाया, 99, 100 भी ले आया, लेकिन उस बच्चे का सोशल साइंस बड़ा गड़बड़ है, उसे 42 मार्क्स सोशल साइंस में आया है। उस बच्चे की हिंदी बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल से वो जो है पास कर पाया है, 39 मार्क्स लाया है। जबकि दूसरा स्टूडेंट है मैथमेटिक्स, ठीक है उसका बहुत अच्छा नहीं है, 69 ही लाया है, लेकिन बाकी किसी भी सब्जेक्ट में वो 60 से नीचे नहीं गया है। ठीक उसी तरह से एक पैमाना आया है, मापने का एक तरीका आया है, मानव विकास सूचकांक, और उस सूचकांक में आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश इंडिया का रैंक 130, 130वां है। 130वां का मतलब आप समझ सकते हैं काफी नीचे हैं। अगर करीब करीब 200 देशों को लिया जाए तो हम काफी नीचे हैं, आधे से भी नीचे हैं, यानी कि दुनिया के आधे से अधिक देश हमसे ऊपर है। और हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, अखबारों में आप पढ़ते होंगे, ट्रिलियन इकोनॉमी, और हम 5वें स्थान पर पहुंच गए, 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो इकोनॉमी हमारी इतनी बड़ी है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में हम 130वें हिस्से पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसमें हमारा रैंक है 130, 130वां। हमारा एक पड़ोसी देश है, बहुत छोटा सा देश है, कभी किसी भी काम को लेकर उसकी चर्चा ही नहीं होती, इतना छोटा देश है, हम उसे काउंट ही नहीं करते हैं, श्रीलंका। और आपके टेक्स्ट बुक में जो रिकॉर्ड दिया हुआ है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 76वें स्थान पर है। 76 पोजीशन है। अब बताइए हमसे कितना डेवलप है। उसकी इकोनॉमी बहुत छोटी होगी, पर कैपिटा इनकम का रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन एक ऐसा छोटा सा देश जिसकी कभी चर्चा नहीं होती है, मानव विकास सूचकांक में हमसे काफी आगे है। तो फिर पर कैपिटा इनकम को केवल आधार नहीं बनाया जा सकता। मानव विकास सूचकांक का मतलब क्या हुआ कि उस देश में मनुष्य को सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, खुश रहने के लिए जो जो व्यवस्थाएं चाहिए वो हिंदुस्तान से काफी अच्छी है, काफी प्रतिशत अच्छी है। तो निश्चित रूप से अगर एक नागरिक के रूप में किसी को ऑप्ट करने के लिए कहा जाए कि आप इस देश में रहना चाहेंगे या इस देश में, तो किस देश में वो रहना चाहेंगे। इसमें कई चीजों को आधार मानकर, कई चीजों को, जैसा कि अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग एक ऐसा चाह रहे थे कि एक ऐसा आधार हो जिसमें कि सभी चीजों को सम्मिलित किया जाए, वैसे आधार, वैसे उसी प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ मिला करके एक आधार तय किया गया है HDI। इसमें जैसे वहां पर कैपिटा इनकम के साथ साथ और भी चीजें, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, शैक्षणिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसी है। एक और भी बहुत ही जरूरी चीज को इसमें शामिल किया गया है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ, समझे ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब इसकी चर्चा हम करते हैं, बड़ी जरूरी। एक बच्चा जब जन्म लेता है
हिंदुस्तान में, तो वो कितने वर्ष तक जिएगा, औसत उसकी क्या उम्र होगी, इसे ही कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। क्या लाइफ आप एक्सपेक्ट करते हैं इस बच्चे का? आज एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका लाइफ कितना साल तक वो जिंदा बचेगा, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? ये हमारे देश में 68.8 इंडिया, यानी एक बच्चा आज जन्म ले रहा है तो वो 68.8 वर्ष तक बचेगा। किन चीजों पर निर्भर करता है? उस देश में रहने लायक कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी सुविधाएं हैं, जीवन कितना सुलभ है, जीवन को जीने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, वहां आमदनी का क्या स्रोत है, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, वहां शिक्षा की कैसी व्यवस्था है, वहां फूड सिक्योरिटी कैसी है, सामाजिक सुरक्षा की क्या स्थिति है, वहां सड़कों की कैसी स्थिति है, यातायात की कैसी व्यवस्था, बहुत सारे फैक्टर्स को मिला करके एक फिक्स किया जाता है कि इस देश में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है। अब यहां पर हम कंपैरिजन हम अपने देश की करेंगे किसी खूब बड़े देश के साथ, अमेरिका के साथ या यूरोप के देशों के साथ हम कंपैरिजन यहां नहीं करने जा रहे। हम अपने छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ जरा कंपैरिजन करके देखते हैं, जिसे हम काउंट ही नहीं करते, हमारे लिए मायने नहीं रखते। हम जब इकोनॉमिक्स में कंपैरिजन करते हैं तो हम अपना कंपैरिजन करते हैं सामान्य तौर पर बड़े बड़े देशों के साथ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। लेकिन जरा सा देखते हैं, अभी श्रीलंका की चर्चा हमने की थी, श्रीलंका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है? श्रीलंका 75.5। अब बताइए कितना अधिक है बगल का एक देश लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इसे कोरिलेट कीजिए आप HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। तो ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें श्रीलंका इंडिया से काफी ऊपर है, और वो चीज यहां भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है स्पष्ट। यानी कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं हमारे देश से अच्छी, वहां का क्लाइमेट भी अच्छा होगा, पॉल्यूशन कम होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो इन चीजों पर भी निर्भर करता है। हमारे यहाँ पॉल्यूशन अगर बहुत ज्यादा है तो हमारा लाइफ कम होगा ऑब्वियसली। यानी कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, औद्योगिकरण है लेकिन उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर पॉल्यूशन अधिक है। और भी एक दो छोटे देशों का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग नेपाल को लेते हैं, बहुत छोटा सा देश, सब कुछ हमसे मिलता जुलता है। नेपाल को लेते हैं, और नेपाल में जानने की कोशिश करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 70.6। इंडिया से तो इसका भी ज्यादा है, 2 साल ज्यादा करीब करीब। तो बगल का एक छोटा सा देश नेपाल, जिसकी हम कभी चर्चा नहीं करते हैं चीजों को लेकर, और वहां भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा है। एक बांग्लादेश को लेते हैं जो कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, और हम लोग मानते हैं, हमारे ध्यान में एक बात होती है, बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है, सब शायद पिछड़ा है, वहां गरीबी है, कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट हमारे मन में रहता है। और बांग्लादेश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है ये जरा जानते हैं, 72.8। अब जोड़ लीजिए इंडिया और बांग्लादेश, हमारा ही हिस्सा था कभी, यानी कि बंटवारे के बाद शायद वहां पर मूलभूत सुविधाएं हमसे ज्यादा डेवलप की, जिसे कि हम बहुत छोटा सा देश समझते हैं
और बहुत डेवलप्ड कंट्री के रूप में इसे जानते नहीं है। तो कुल मिला जुला करके हम यह मानते हैं, डेवलपमेंट को मेजर करना अगर हो तो बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना जरूरी है, और इन सारी चीजों को अगर एक साथ मिलाकर के अगर आप बंटवारा कैटेगराइजेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो वो एक मिला जुला कर सही वर्गीकरण हो सकता है और होना भी वही चाहिए। डेवलपमेंट की बात जब आती है तो एक वर्ड आजकल काफी यूज किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं सतत पोषणीय विकास। डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कुछ नॉर्म्स भी होनी चाहिए, उसका कुछ रेगुलेशन भी होना चाहिए। जैसा अभी हमने जिक्र किया कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण हो रहा है, लेकिन औद्योगिकरण के साथ साथ कोई रेगुलेशन अगर नहीं है जमीन पर, कागज की बात नहीं, कागज पर तो बहुत सारे कानून हैं, उसे पढ़ना मुश्किल है, पढ़ पाना, लेकिन जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। जैसे आपके यहाँ धड़ल्ले जंगलों की कटाई हो रही है, नदियों को गंदा किया जा रहा है, गंदे पदार्थों को जो है, जो फैक्ट्री के इन्फ्लुएंस हैं उसे नदियों में डाला जा रहा है, नदियां गंदी हो रही है, हमारा पर्यावरण काफी गंदा हो रहा है। यहाँ का जो जहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर कि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ है, वहां पर की तो स्थिति यह हो जाती है, कभी कभी लॉकडाउन करना पड़ता है, सड़कों पर इतना पॉल्यूशन घर के बाहर दिखता है। तो कुल मिला जुला करके विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास नहीं होना चाहिए, सतत पोषणीय विकास होना चाहिए। यानी कि जो रिसोर्सेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसका दोहन हम उतना ही करें कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी वह बचे। ऐसा न हो कि जितना रिसोर्सेस हैं, जितने जंगल हैं, उसकी कटाई हम ही कर लें, हमारे बाल बच्चे के लिए कुछ बचे ही नहीं, फिर वो डेवलपमेंट किन चीजों के दम पर करेंगे। हमने तो रिसोर्स ही खत्म कर दिया, हम पर्यावरण को इतना गंदा कर दें कि हमारी पीढ़ी यहाँ पर जो है 30-40 साल एवरेज बच सके, उससे ज्यादा बच ही नहीं सके। तो डेवलपमेंट हो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, अपने रिसोर्सेस को बचाते हुए। पंजाब एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य है हमारे यहाँ, वहाँ हरित क्रांति जब हुई थी 70s के डिकेड में, तो हमारे देश के कुछ राज्यों में काफी अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, जिसमें पंजाब में था, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, इन सारे स्टेट्स में फसल का उत्पादन, खास करके रबी का फसल, गेहूं के उत्पादन, जिसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसमें काफी प्रोग्रेस हुआ। और आज भी पंजाब काफी गेहूं उपजाता है, लेकिन उसका तो इसे तो हम डेवलपमेंट के रूप में देखेंगे कि चलो पंजाब में खेती बहुत अच्छी है, काफी डेवलप्ड है, लेकिन उसका एक दूसरा एस्पेक्ट जब हम देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब नए नए जो स्टडीज, नए नए जो रिसर्चेज आ रहे हैं और वे बतला रहे हैं कि पंजाब में भूजल, यानी कि जमीन के नीचे वाला जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर, वो 90% खत्म हो चुका है और काफी कम वर्षों तक अब वह चलेगा। ये कैसा डेवलपमेंट है? हमने तो खूब फसल उपजाया, हम दावा करते हैं हम पूरे हिंदुस्तान को खिला देंगे, हमारी अगली पीढ़ी खाएगी खुद क्या? ये तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है डेवलपमेंट हो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन वो सतत पोषणीय विकास हो, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करें, लेकिन सोच समझ कर करें और उसकी बर्बादी न हो। तो इस पूरे चैप्टर का यही सार था, विकास को जानना, विकास को मापना और विकास के आधार पर हम लोग राज्यों का किस प्रकार से बंटवारा करें, कैसे वर्गीकरण करें, इस पर चर्चा।